हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम जो क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फंक्शन की 4 डिफिनीशन बताई थी। कौन कौन सी? आच्छादक, अंताक्षेपी, एकैकी, बहुएक। कुछ डिफिनीशन इसके बाद क्वेश्चन बताना है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा। ये ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, और हमने आपको बताया है कि आप हमारे YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट पे जा करके क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास का भी रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, तो क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन खोलिए और आप उससे पढ़िए। प्ले लिस्ट से एक एक सीरियल से लेक्चर पढ़िए, आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल गारंटी लेते हैं, 100% नाम मार्क्स लेकर के आएंगे। आप केवल हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स भी करिए। देखिए, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करने से ये पता चलता है कि नहीं आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ तक कि कंपटीशन के वीडियो भी मिलेंगे, एडवांसमेंट के जो ट्रिकी वीडियो हैं समय आने पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए, ज़्यादा बात न करते हुए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फंक्शन का दूसरा नाम मतलब फलन या प्रतिचित्रण था, 4 डिफिनीशन बताई थी और बहुत ढंग से समझाया था। जिन्होंने ना देखा हो तो हमने बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट खोलिए, प्ले लिस्ट में सीरियल से पढ़िए। तो ज़रा देखिएगा, अब आपको बता रहे उसी के आगे 5वीं डिफिनीशन। 5वीं बता रहे एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक, तो ये डिफिनीशन देखिए, जो मेन डिफिनीशन थी वो प्रीवियस वीडियो में हो गई थी। एकैकी आच्छादक में क्या होगा? 1-1, एकैकी को 1-1, आच्छादक को ऑन-टू, 1-1 ऑन-टू। तो मतलब आपको बताया गया था कि जो फलन, इसमें क्या होगा, जो फलन एकैकी भी हो और साथ साथ आच्छादक भी हो। देखिए, हम लिख नहीं रहे क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बोल रहे, आप लिख सकते हो। रजिस्टर और कॉपी और पेन वगैरह आप साथ लेकर के बैठिए। आपको पिछले वीडियो जिसने मान लो डायरेक्ट, जो बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियो से आइए। और हम तो ये कहेंगे कि यूट्यूब चैनल से, प्ले लिस्ट से आप पहले वीडियो से देखते हुए आइए। तो जो फलन एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, कोई फलन f, अगर मान लीजिए, चलो एक की डिफिनीशन लिखिए दे रहे, ऐसे देखो, यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर, इसका मतलब बताया था प्रीवियस वीडियो में, इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि वह एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसे, अब आगे का आप लिख लेंगे, तो उसे एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं, 1-1 ऑन-टू। तो उसे एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं, 1-1 ऑन-टू। तो मतलब कोई ऐसा फलन मिल जाए, फलन f जो समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित हो कि एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसे एकैकी आच्छादक कहते हैं। अब देखिए, एकैकी आच्छादक की आपको डिफिनीशन याद होनी चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल दर्शा दें। तो याद कैसे होगी? प्रीवियस वीडियो से। जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन सेट है, समुच्चय, और ये कोई b है, इसके अवयव मान लो a b c d हैं। अब इसके मान लो 1 2 3 4 है। ऐसे देखिए, a का प्रतिबिंब 1, b का प्रतिबिंब 2, c का प्रतिबिंब 3 और d का प्रतिबिंब 4। तो देखिए, ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है। क्यों? एकैकी की डिफिनीशन से आप समझिए एकैकी क्यों है। एकैकी इसलिए है क्योंकि आपको परिभाषा जब एकैकी की बताई गई थी, तो आपको बताया गया था समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का, समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब अलग अलग अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब हो। तो देखो, अलग अलग, अब A का प्रतिबिंब 1, B का 2, C का 3, D का 4,
और आच्छादक के लिए ट्रिक बताई गई थी कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। अगर समुच्चय बी में कोई भी अवयव बच नहीं रहा है तो आच्छादक होगा, और अगर समुच्चय बी में कोई भी अवयव बच रहा है तो अंताक्षेपी हो गए। ट्रिक बताई गई थी, क्योंकि परिभाषा तो ये बताई गई थी कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। परिभाषा ये बताई गई थी पिछले वाले लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। मतलब देखिए, बी में कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर बी में कोई छूट गया तो अंताक्षेपी, और बी में कोई नहीं छूटा तो आच्छादक। यहाँ पर कह सकते हैं, देखो ये पूरा जो बी होता है, ये पूरा जो बी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं इसको। ये क्या हो जाएंगे, डोमेन। और जो जो अवयव प्रतिबिंब है, प्रीवियस वीडियो से बताते चले आ रहे हैं, जो जो अवयव प्रतिबिंब है वो क्या होंगे, रेंज होंगे, परास होंगे, परिसर होंगे। तो एकाएकी क्यों है, क्योंकि अलग अलग अवयवों के भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है एकाएकी। और आच्छादक क्यों है, क्योंकि समुच्चय बी में कोई भी अवयव छूटा नहीं है, तो एकाएकी आच्छादक हो गया। अब देखिए छठवीं चीज, एकाएकी अंताक्षेपी। 1 into एकाएकी अंताक्षेपी 1 into। अब देखो लिख नहीं रहे, अब समझिए, क्योंकि ये एकाएकी अंताक्षेपी सब बता चुके हैं, केवल इसके एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि वह एकाएकी भी हो और अंताक्षेपी भी, जहाँ आच्छादक लिखा है उसकी जगह लिख देंगे अंताक्षेपी भी हो। एकाएकी भी हो और अंताक्षेपी भी हो तो क्या बन जाएगा, एकाएकी अंताक्षेपी। एकाएकी की भी हो और अंताक्षेपी हो तो बन जाएगा एकाएकी अंताक्षेपी। एकाएकी के लिए क्या होता है, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। और अंताक्षेपी में क्या होता है, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। देखिए जरा बताते हैं एग्जाम्पल से, तो लिखेंगे क्या, यदि कोई फलन f समुच्चय ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि एकाएकी भी हो और अंताक्षेपी भी हो तो एकाएकी अंताक्षेपी बन जाएगा। जैसे ये मान लो a है, ये b है, चलिए ऐसे a b c 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये मान लो a का प्रतिबिंब 1, a का प्रतिबिंब 1, b का प्रतिबिंब 2 और c का मान लो 4। तो देखिए एकाएकी भी है और अंताक्षेपी भी है। आप अगर पीछे वाले लेक्चर से डिफिनीशन पढ़े होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि एकाएकी भी है, अंताक्षेपी। एकाएकी क्यों है, क्योंकि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ए का प्रतिबिंब 1, b का 2 और c का 4। और अंताक्षेपी क्यों है, हमने कहा था b में कोई ना बचे तो क्या होता है, बी में कोई ना बचे तो आच्छादक, और बी में कोई बचे, बचने का मतलब ये किसी के प्रतिबिंब ना हो। बी में कोई बचे मतलब बी में ऐसे अवयव भी हों जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब ना हो। बी में ऐसे अवयव भी हों जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो बी में अगर कोई छूट रहा है, मतलब ऐसे अवयव भी है जो प्रतिबिंब नहीं है, तो अंताक्षेपी होगा। अगर बी में कोई नहीं छूट रहा, देखिए यहाँ कोई नहीं छूटा, 1 2 3 4 ये सब किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर 1 2 4 ये तो प्रतिबिंब हैं, लेकिन 3 5 ये किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो अगर बी में कोई बच नहीं रहा है तो आच्छादक, और बी में कोई बच रहा है तो अंताक्षेपी। और एकाएकी क्यों है, क्योंकि अलग अलग अवयवों के भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, एकाएकी अंताक्षेपी का। इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा बहुएक आच्छादक, मैनी वन। बहुएक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनी वन, और आच्छादक को 1 2। तो यदि कोई, देखो इसको लिखेंगे कैसे समझ लीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम न वेस्ट करते हुए समझा करके थोड़ी आगे भी बढ़ते हैं। यदि कोई फलन f सच दैट a टेंड्स टू b, मतलब यदि कोई फलन f a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि वह बहुएक भी हो और आच्छादक भी हो। जैसे एकाएकी लिखा है तो यहाँ क्या लिख दोगे, बहुएक भी हो और आच्छादक भी हो।
यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि वह बहुएक भी हो और आच्छादक भी हो तो उसे क्या बोलेंगे, बहुएक आच्छादक। देखिए बहुएक की आपको डिफिनीशन बताई थी कि जैसे नाम है बहु एक, बहु मतलब बहुत और एक मतलब इधर के बहुत, बहुत मतलब दो या दो से ज्यादा और उधर एक, तो बहुएक की एक बार फिर से रिपीट कर दें, समुच्चय a के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों के समुच्चय b में एक ही प्रतिबिंब हो। मतलब a की तरफ से बहुत होंगे और b की तरफ से केवल एक ही होगा। मतलब a की तरफ से दो या दो से ज्यादा अवयव होंगे और b की तरफ से उनका एक ही प्रतिबिंब होगा, तो इसको बहुएक बोलेंगे। और आच्छादक b में कोई छूटना नहीं चाहिए। देखो एग्जाम्पल दर्शाते हैं। ये समुच्चय a, ये समुच्चय b, मान लो a b c d e इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से ये मान लो ऐसे। देखिए तो ये बहुएक है। बहुएक क्यों है? बहुएक है और आच्छादक भी। देखो आच्छादक तो आप यो समझ लीजिए कि हमने आपको जो ट्रिक बताई कि आच्छादक के लिए आप देखिए यहाँ पर कोई भी अवयव बचा नहीं, मतलब बी में कोई ऐसा अवयव नहीं बचना चाहिए जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। बी में ऐसा कोई अवयव नहीं बचना चाहिए जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ पर देखिए सारे अवयव इन्वॉल्व हैं, तो ये तो आच्छादक है। बहुएक क्यों? इधर के बहुत और इधर का एक। देखो बहुत में कौन आ गया, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 2, ई का प्रतिबिंब 2, तो इधर के बहुत और इधर का तरफ एक, मतलब बहुत का मतलब दो या दो से ज्यादा। जैसे बहुएक की परिभाषा आपको समझाई थी कि दो या दो से समुच्चय ए के भिन्न भिन्न का मतलब वो अलग अलग होने चाहिए। समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। समुच्चय बी के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पर देखो जैसे आप देख रहे हो बी का प्रतिबिंब 2, तो इसको कैसे लिखोगे, एफ बी बराबर 2, सी का प्रतिबिंब 2 मतलब एफ सी बराबर 2, डी ई का प्रतिबिंब 2 एफ ई बराबर 2। देखो तो बी का भी 2, सी का भी 2, ई का भी 2, तो ये बहुत हो गए। इधर बहु में कौन आ गया, बहु में देखो बी सी और ई, ये बहुत और इधर का एक ही, मतलब इनका प्रतिबिंब सबका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बी कामा 2, सी कामा 2 और ई कामा 2। तो अब आप सोच रहे हो कि फलन में तो बताया था कोई मैच नहीं करना चाहिए, तो हमने कहा था एक्स वाला अवयव मैच नहीं करना चाहिए। देखो बी अलग, सी अलग, ई अलग, ये मैच करे कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होगे। अब देखिए बहुएक अंताक्षेपी। बहुएक अंताक्षेपी। देखिए तो बहुएक अंताक्षेपी में लिखना कैसे लिखेंगे, यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है। यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि वह बहुएक भी हो और अंताक्षेपी भी हो, बहुएक भी हो और अंताक्षेपी भी हो, इसी को क्या बोल देंगे, बहुएक अंताक्षेपी। इसी से थोड़ा समझ सकते हैं, जिससे बिल्कुल या इस सेम एग्जाम्पल से देखिएगा। इसी से समझ सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, इधर ये 1 2 3 4, ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 2, डी का प्रतिबिंब 3, ई का प्रतिबिंब 2। देखिए इसको भी थोड़ा सा बस बढ़ाया गया। बी का प्रतिबिंब, जैसे इसमें बी का प्रतिबिंब 2 तो इसमें भी बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 2 तो इसमें भी सी का प्रतिबिंब 2, ई का प्रतिबिंब 2 तो इसमें भी ई का प्रतिबिंब 2। मतलब बहुएक की परिभाषा क्या थी, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक, बी सी ई दो या दो से अधिक। देखो बी सी तो दो हुए, दो हो या दो से अधिक, ई ले लिया तो दो से अधिक हो गए, दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। तो बी का, सी का, ई का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब कौन है, 2, तो बहुएक हो गया। और अंताक्षेपी क्यों हो गया, क्योंकि देखिए 4 छूट गया। इसी एग्जाम्पल में बस 3 के आगे यहाँ 4 बढ़ा दिया,
क्योंकि समुच्चय बी में अगर एक आध कम से कम एक तो छूटना चाहिए, क्योंकि अंताक्षेपी की डिफिनीशन क्या बताई गई थी कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक मतलब एक हो या एक से ज़्यादा हो, कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। देखिए यहाँ 4 एक ऐसा अवयव है जो समुच्चय के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। और चाहे ट्रिक से आपको जो समझाया गया कि अगर बी की तरफ कोई छूट गया, चाहे एक ही छूट जाए, एक छूटे या एक से ज़्यादा, तो 4 यहाँ छूट गया तो एक अंताक्षेपी हो गया। और बहु एक तो है ही है, क्योंकि बी का, सी का, ई का प्रतिबिंब क्या है, 2 है। तो ये सारी डिफिनीशन थोड़ा हो गई, फलन की सारी डिफिनीशन हो गई। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बोर्ड भी भर गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके आगे प्रतिलोम फलन, इसको जरूर समझना। प्रतिलोम फलन या प्रतिलोम प्रतिचित्रण ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको समझना। और बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। देखिए समझिए थोड़ा सा, यदि बस इसके बाद क्वेश्चन में लेके चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ। यदि f कोई फलन a से b पर एकाएकी आच्छादक है, देखिएगा एकाएकी आच्छादक है, तो f का प्रतिलोम फलन, तो f का प्रतिलोम फलन कह दें या प्रतिचित्रण कह दें, f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स b से a पर परिभाषित होगा। का प्रतिलोम फलन f इनवर्स b से a पर परिभाषित होगा। यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर एकाएकी आच्छादक है, तो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स समुच्चय b से a पर परिभाषित होगा, देखिए एक चीज इसमें बहुत गौर से देखना, उसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि यदि कोई फलन f समुच्चय a से b पर एकाएकी आच्छादक है, ये मेन चीज समझ लो, गांठ बांध देना। बहुत सारे बच्चे जीवन भर, देखिए चैप्टर कठिन इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि उसको सीरियसली बिल्कुल मतलब या तो पढ़ाया नहीं गया या तो पढ़ा नहीं, हर एक चीज को बारीकी से अनुभव करना। यहाँ पर बोला गया कि फलन कैसा होना चाहिए, ये चीज अंडरलाइन है, अंडरलाइन, कि अगर कोई फलन एकाएकी और आच्छादक है तभी उसका इनवर्स मिलेगा, तभी उसका प्रतिलोम फलन बनेगा। तो अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स, फलन देखिए समुच्चय a से b पर परिभाषित है, समुच्चय a से b पर परिभाषित है, तो उसका जो इनवर्स होगा वो b से f का इनवर्स, फलन f का इनवर्स क्या बोलते हैं, f इनवर्स बोलते हैं, f इनवर्स निरूपित कर देते हैं। और फलन जो था वो a से b पर परिभाषित था, लेकिन जो f इनवर्स है वो b से a पर परिभाषित है, वो b से a पर परिभाषित है। वो देखिए किस पर परिभाषित है, b से a पर। लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लो, ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC के तरीके काम करेगा, मरने के पहले भी मरने के बाद भी पूछा जाएगा ऊपर। ये बिल्कुल आज दिमाग में बसा लेना, बिल्कुल सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते, कि फलन का प्रतिलोम तभी संभव होगा, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव होगा जब वो फलन एकाएकी और आच्छादक होगा। किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव होगा जब वो एकाएकी आच्छादक होगा। एक चीज़ आपको और बता दें, अगर वो एकाएकी आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम फलन संभव ही नहीं होगा। अभी हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे क्यों ऐसा होगा। अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तभी उसका प्रतिलोम फलन संभव होगा, अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तभी उसका प्रतिलोम फलन संभव होगा। अगर फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम फलन कभी संभव ही नहीं हो सकता, कभी संभव नहीं हो सकता। हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों है, कि अगर फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है, मान लो कोई फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम फलन संभव ही नहीं होगा। मतलब प्रतिलोम फलन तभी संभव होगा जब फलन एकाएकी आच्छादक हो। एकाएकी भी हो, ऐसा नहीं कि एक हो, एकाएकी हो आच्छादक ना हो तब भी प्रतिलोम फलन संभव नहीं होगा, या एकाएकी ना हो आच्छादक हो तब भी प्रतिलोम फलन संभव नहीं होगा। मतलब प्रतिलोम फलन तो तभी संभव होगा जब फलन एकाएकी भी हो आच्छादक भी हो। तो उसको भी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फलन f
ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है, ये सारी चीजें समझिए, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर y, मान लो fx बराबर क्या है, y है, या fa बराबर b कह दें, तो f इनवर्स b से a पर इस प्रकार परिभाषित होगा, b से a पर फिर इस प्रकार परिभाषित होगा या परिभाषित है। कैसे इसको लिखा जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x। ये देखिए लिखने का तरीका देख लेना। अरे चाहे ऐसे देखो, जैसे ये है ऐसे समझो a टू b, तो इसको आप क्या लिखोगे, fa बराबर b, fa बराबर b, पीछे कहीं बता चुके हैं fa बराबर b। जैसे देख दो, जैसे इसको x, इसके अवयव जो होंगे समझना, इसके अवयव x समझे जाएं, इसके अवयव y समझे जाएं। जो समुच्चय a के अवयव है ना उनको x समझा जाए और इसके अवयव को y समझा जाए, तो क्या बन जाएगा, fx बराबर y बन जाएगा। क्योंकि देखो fa बराबर b ऐसा तो लिखा जाता है, बता चुके हैं आपको, fa बराबर b ऐसा लिखा जाता है, आपको बता चुके हैं। अगर समुच्चय a के अवयव x समझ लिए जाएं और समुच्चय b के अवयव y समझ लिए जाएं, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो फिर देखिए f इनवर्स b टू a, तो इसको क्या लिखोगे, f इनवर्स b बराबर a, ऐसे भी लिखोगे f इनवर्स b बराबर a। लेकिन आपने देखा क्या कि जो b के अवयव हैं, जो समुच्चय b के अवयव हैं उनको आप क्या समझ रहे हो, y, और जो समुच्चय a के अवयव हैं उनको आप क्या समझ रहे हो, x। समुच्चय a के अवयव आप क्या समझ रहे हो, देखो समुच्चय b के जो अवयव हैं उनको आप y समझ रहे हो और जो समुच्चय a के अवयव हैं उनको आप x समझ रहे हो। तो क्या बन जाएगा, देखो f इनवर्स b की जगह क्या आ जाएगा, y, और a की जगह x। तो ये लिखने का तरीका भी ध्यान रखना, इसका काम पड़ेगा क्वेश्चन लगाते समय। थोड़ा सा और समझिए, अभी एकाएकी आच्छादक जरूर होना चाहिए तभी देखो फलन। जैसे मान लीजिए ये समुच्चय a है, ये b है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इधर a b c, इधर 1 2 5 मान लो, a का प्रतिबिंब 1, b का प्रतिबिंब 2, c का प्रतिबिंब 5। तो देखिए ये एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। तो ये f है, मान लीजिए ये कोई फलन f है। एकाएकी क्यों है, क्योंकि समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए क्या ये देखिए एकाएकी है। आच्छादक, अब देखो इसका इनवर्स क्या बनेगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा, पहले b से a पर, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखना ये b हो गया और ये a हो गया, तो ये हो जाएगा 1 2 5 a b c। ये देखिएगा 1 2 5 a b c। अब ये ऐसे परिभाषित होगा, ऐसे परिभाषित हो जाएगा। तो एक चीज़ और गौर करिएगा, तो ऐसे परिभाषित हो जाएगा। तो देखिए मेरी बात पहले सुनिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए डोमेन, f का डोमेन देखा जाए, देखो अगर f का डोमेन देखा जाए तो कितना आएगा, डोमेन मतलब a b c, f का डोमेन आएगा a b c। और अगर f का परास देखा जाए, परास मतलब रेंज, परिसर, तो आपको बताया था, मेरी बात समझिएगा, गौर से देखना, ये तो डोमेन हो गए, ये अवयव डोमेन हो गए, परास कौन होगा, हमने कहा था जो जो अवयव प्रतिबिंब होते हैं, जो जो अवयव प्रतिबिंब होते हैं वही परास, रेंज या परिसर होते हैं। पिछले वीडियो में बताते चले आ रहे हैं कि जो जो अवयव, इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल से प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो पढ़िए। अगर आपको कन्फर्म ना आने लगे, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, तो आप हमें कमेंट्स करके बता देना। बस इसीलिए बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप 100% मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं है, आपको सिखाने के लिए और सिखा करके ही रहेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था b के जो जो अवयव प्रतिबिंब होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सारे अवयव प्रतिबिंब हैं, जो जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे। और ये जो समुच्चय b है ये पूरा सडोमेन या कोडोमेन होगा, सडोमेन या कोडोमेन होगा। तो देखिए तो ये सारे अवयव प्रतिबिंब हैं, तो यही परास हो गए। तो यहाँ पर परास कौन हो जाएगा, 1 2 5 ये हो जाएगा। अब f इनवर्स का डोमेन देखिए, f इनवर्स का डोमेन कौन हुआ, 1 2 5 1 2 5। f इनवर्स का परास
की परास होगा यार, एफ इनवर्स की परास। देखिए तो एफ इनवर्स की जब परास देखेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि देखो, निष्कर्ष ये निकला कि जो एफ का डोमेन है, निष्कर्ष अब समझिए, जो एफ का डोमेन है वही एफ इनवर्स की परास है, वही एफ इनवर्स की क्या है, देखिए परास है। ये चीज एक निष्कर्ष ये निकला, एक कंक्लूजन ये निकला। दूसरा देखिए, जो एफ की परास है, एक मिनट लिख तो रहे हैं, ये कट तो नहीं रहा, एक मिनट चेक कर लें। जो एफ की परास है वही एफ इनवर्स की डोमेन है। देखिए यहाँ आ रहा है, देखिए जो एफ की परास है, जो एफ की परास है वही एफ इनवर्स का डोमेन है, एफ इनवर्स का डोमेन। तो मतलब ये आपको कंक्लूजन ये निकला, रिजल्ट यहाँ पर ये निकला कि अगर एफ का परास होगा तो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, अगर एफ का परास होगा तो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। देखिए जो एफ का परास होगा वही एफ इनवर्स का डोमेन होगा, और जो एफ का डोमेन होगा वही एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, परास हो जाएगा। ये रिजल्ट निकला। अब आपको हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन आपको हम रटाना नहीं चाहते, बिल्कुल समझाना चाहते हैं कि अगर फलन एकाएकी और आच्छादक है तभी उसका इनवर्स निकलेगा, और मान लो कोई फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है तो उसका इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा, ये बता दें। चलिए देखिए, देखना जरा इधर, रिजल्ट क्लियर कर दें। जैसे मान लो कोई फलन है एफ, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है, अगर वो एकाएकी आच्छादक है तब तो उसका इनवर्स निकलेगा, और मान लो एकाएकी आच्छादक नहीं है तो इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा, ये रीजन बताना चाहते हैं। जैसे मान लो ये है, ये ए है, ये बी है, 1 2 3, चलो इधर लिख दिया, मान लो ए बी सी, इधर लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे देखिए। अब देखिए ये एकाएकी है और अंताक्षेपी है। अब आप समझना, तो इसका इनवर्स संभव नहीं होगा। क्यों, मेरी बात समझना, इसका इनवर्स क्यों नहीं संभव होगा, अभी आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। देखिए ये एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, अंताक्षेपी है। क्यों अंताक्षेपी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 4 छूट गया। अगर समुच्चय बी में कोई ऐसे अवयव मिल जाए, एक ही अवयव, एक या एक से ज़्यादा अवयव ऐसे मिल जाएं, समुच्चय बी में एक या एक से ज़्यादा अवयव ऐसे मिल जाएं जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब ना हो, किसी भी अवयव के प्रतिबिंब ना हो, तो आपको पता होता है अंताक्षेपी है। देखिए एकाएकी इसलिए है क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है, ट्रिक से समझिए। हमने कहा था अगर बी में कुछ छूट गया तो अंताक्षेपी, तो अंताक्षेपी है। अब इसका आप इनवर्स बनाओ, देखो इसका इनवर्स बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, इनवर्स अगर बनाएंगे तो फलन ही नहीं बनेगा। क्यों, चलिए इनवर्स कैसे बनाते हैं, देखो एफ इनवर्स जो बी से ए पर, तो इनवर्स अगर बनाओगे तो बी इधर आ जाएगा, देखिएगा, और इधर ए आ जाएगा। देखना क्यों नहीं बनेगा, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा कि अगर फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है तो उसका इनवर्स ही नहीं बनेगा। अब देखो ये फलन हमने एक ऐसा एक समझाने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा फलन लिया जो एकाएकी अंताक्षेपी है, तो इसका इनवर्स ही नहीं बनेगा। एकाएकी अंताक्षेपी तो इसका इनवर्स ही नहीं बनेगा। क्यों, देखिएगा बी 1 2 3 4, ए बी सी, अब 1a 2b 3c। अब देखिए अगर इस फलन एफ इनवर्स का फलन बनाओगे, चलिए देखिए, तो एफ इनवर्स फलन क्या बनेगा, 1 a ऐसे बनेगा, 2 b 3 c। अब ये फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है। आप बताओ, पीछे आपको वीडियो में बता के आए क्यों फलन नहीं है, पीछे से लेक्चरों में आपको बता के आए कि ये फलन ही नहीं है। आप चेक करिए फलन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा था जब फलन वही होता है, मेरी बात समझना आप, इसीलिए हम कहते हैं हमारे एक एक लेक्चर को देखते हुए आइए, फलन वही होता है कि जिस समुच्चय से ये x वाला अवयव लिया जाए उसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। ये क्रमित युग्म है। देखिए ये क्या है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म कैसे लिखा जाता है, देखो x, y, तो x वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया जाए, आपको क्या बताया था, ये x वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया जाए उस समुच्चय में कोई अवयव ना तो छूटे
और ना ही रिपीट हो। ये एक्स वाई के लिए देखो हमने क्या कहा था कि वाई वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया गया है उस समुच्चय के अवयव चाहे रिपीट हो जाए चाहे छूट जाए। वाई वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया गया है उस समुच्चय के अवयव चाहे छूट जाए चाहे रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक्स वाला अवयव जिस समुच्चय से लिया गया उस समुच्चय में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर एक्स वाला अवयव किससे लिया गया? बी से। एक्स वाला अवयव किससे लिया गया? बी से। एक्स वाला अवयव किससे लिया गया? बी से। तो इसमें एक ये 4 छूट गया। 4 क्या हो गया बताइए? छूट गया। और जब छूट गया तो ये एफ इनवर्स जो है ये फलन ही नहीं होगा, ये फलन ही नहीं होगा। एफ इनवर्स क्या होगा? फलन ही होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्या हो गया? छूट। इधर छूटे चाहे ना छूटे कोई दिक्कत नहीं, इधर के रिपीट हो चाहे ना रिपीट हो कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला कोई छूटना भी नहीं चाहिए। एक्स वाला जो क्रमित युग्म बनाएंगे उसमें से एक्स वाला भी हो जिस समुच्चय से लिया गया उस समुच्चय का कोई भी छूटना भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4 छूट गया तो ये एफ इनवर्स फलन ही नहीं होगा, तो प्रतिलोम फलन कैसे बनेगा? जब ये फलन ही नहीं होगा तो प्रतिलोम फलन ही नहीं बनेगा। इसीलिए प्रतिलोम फलन तभी संभव होगा जब फलन कैसा होगा? एकाएकी और आच्छादक। और अगर एकाएकी आच्छादक नहीं है तो समझ जाओ कि प्रतिलोम फलन संभव ही नहीं है। तो यहाँ से बात समाप्त होती, सवाल की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं होगी तो हम पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। ये देखिए जो क्वेश्चन अभी पढ़ाना है, क्योंकि बालाजी की बुक नहीं होगी। ये है एक्सरसाइज 1.2 पहला। दूसरा देखिए बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आया है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। फिर इधर देखिए ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17 क्वेश्चन है। अब इनका आप चाहे इनके आंसर भी चलो दिखा देते हैं आपको। ये कुछ के जो आंसर दिए गए हैं देखिएगा, उत्तरमाला लिखा है। किसका किसका दिया गया? 8 का, 10 का, 16 का, 17 का। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए। देखिए क्योंकि हो सकता है सबके पास ये बुक अवेलेबल ना हो। हमने बताया था बुक से हमने इसलिए शुरू किया। अभी देखिए इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो 2 फलनों के संयोजन वाले हैं। गाप भाग जिसमें लिखा है, जैसे आप स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप देख रहे होगे, जैसे 12 नंबर है, 11 नंबर है, 10 नंबर है। ये ऐसे फलन अभी इनके बारे में हमने बताया नहीं, बताएंगे भी। चलिए खैर, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक हमने बताया इसलिए सिलेक्ट किया कि हर बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो जिसके पास बालाजी की बुक है ठीक है, नहीं है तो आप परेशान हो। हम हर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वीडियो में दिखा देते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है, पहले क्वेश्चन में देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बच्चे छोड़ देते हैं। फिर बोर्ड एग्जाम से पहले इसको तैयार कर लेना। तो सिद्ध कीजिए कि फलन जो इस प्रकार परिभाषित है, कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है R to R, मतलब समझते हो, डोमेन BR और कोडोमेन BR, डोमेन BR और कोडोमेन BR। ओके, तो परास कहाँ जाएगी? तो परास तो जो जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होगी। परास क्या होगी? जो जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होगी, हर एक अवयव परास नहीं हो सकता। अब इस प्रकार है कि R से R पर इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर क्या है? e की पावर x है। मतलब R से R पर परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं पर। देखिए इधर जो होता है वो डोमेन, इधर वाला होता है कोडोमेन, और परास वो होते हैं जो जो अवयव प्रतिबिंब होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कि ये डोमेन होता है और ये क्या होता है। अगर फलन है तो, अगर फलन है, फलन नहीं होगा तो उसकी बातें नहीं कर रहे। और ये कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। और अगर कोई चलता फिरता प्राणी आपसे पूछ बैठे कि परास क्या होती है,
तो आप बताओगे कोडोमेन में, किसमें? कोडोमेन में जो जो अवयव प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे। कोडोमेन में इधर जो लिखे होते हैं, जैसे ये बी लिखा है मान लो, तो ए बी सी, अब ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब नहीं है, तो कोडोमेन में तो ये ए बी सी डी चारों आ जाएंगे। कोडोमेन में तो ए बी सी डी चारों आ जाएंगे, लेकिन परास में ए बी सी ही आएंगे, क्योंकि ये प्रतिबिंब नहीं है, डी किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कि जब कोई फलन इस प्रकार परिभाषित होता है तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और कोडोमेन में ही जो जो अवयव प्रतिबिंब होते हैं, कोडोमेन में जो जो अवयव प्रतिबिंब होते हैं वही परास होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी बात समझिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जितने अवयव लिखे होते हैं सब प्रतिबिंब होते हैं, जितने अवयव कोडोमेन में लिखे होते हैं सभी के सभी प्रतिबिंब होते हैं, तभी तो उस सिचुएशन में परास और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं। भैया कोडोमेन में लिखे हुए अगर सारे के सारे अवयव प्रतिबिंब हो गए, कोडोमेन में लिखे हुए अगर सारे के सारे अवयव प्रतिबिंब हो गए, तो फिर कोडोमेन और परास बिल्कुल क्या हो जाएगी? बराबर। और जब कोडोमेन और परास बिल्कुल बराबर हो जाती तब फलन आच्छादक होता है। जब आप देखिए आच्छादक की परिभाषा जहाँ लिखवाई थी, जब कोडोमेन और परास बिल्कुल बराबर हो जाए तो फलन कैसा होता है? आच्छादक। चलिए इसमें बात करते हैं, तो गौर से देखिएगा, ऐसे होगा जैसे अगर देखिए, मतलब इधर भी और इधर भी, इधर ये आर होगा, अब इधर ए बी ना लिख देना, ए बी जो रटा रटाया ए बी, वो तो भी डिफिनीशन में चल रहा था, ए बी, इधर समुच्चय ए था डोमेन वाला और कोडोमेन वाला बी था, इधर डोमेन वाला भी आर है और कोडोमेन वाला भी आर है। डोमेन भी आर मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर कोई फिक्स तो होती नहीं है, रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन होता है, परिमेय अपरिमेय मिला करके ही तो रियल नंबर बनती हैं, परिमेय और अपरिमेय मिला करके ही रियल नंबर बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि रियल नंबर में परिमेय भी आएगा अपरिमेय भी आएगा। तो fx बराबर e की पावर x है, तो कहा गया एकाएकी प्रतिचित्रण सिद्ध करना है, एकाएकी सिद्ध करना है। हमने आप थोड़ा सा बैक जा करके एकाएकी की परिभाषा देख लो। हमने कहा था अगर किसी फलन को एकाएकी सिद्ध करना है तो fx1 को fx2 के बराबर कर दो। हमने कहा था अगर एकाएकी सिद्ध करना है तो fx1 को fx2 के बराबर कर दो। फिर क्या सिद्ध होना चाहिए? x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे ही बताया गया था कि अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो फिर x1 भी x2 के बराबर नहीं ही होना चाहिए, तो भी x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर fx1 को fx2 के बराबर करने पर x1 बराबर x2 आंसर आ जाए तो एकाएकी होगा। fx1 को fx2 के बराबर करने पर x1 बराबर x2 आंसर आ जाए तो एकाएकी होगा। या फिर कह दिया जाए fx1 को fx2 के बराबर ना लेने पर x1 भी x2 के बराबर ना आए तब भी एकाएकी होगा। तो चलिए जरा देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। बोर्ड एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लगाएंगे, 2 नंबर में आ सकता है, तो देखिए आप कैसे लगाएंगे। fx किसके बराबर है? e की पावर x के, तो fx1 क्या हो जाएगा? ये अपने आप निकाला जा रहा है fx1, अपने आप fx1 निकाला जा रहा है। ये सब चीज़ें जानकारी के लिए समझिए। ठीक है, तो fx1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर x1। देखो fx क्या है? e की पावर x है। fx क्या है यहाँ पर? e की पावर x। यहाँ पर fx है e की पावर x, तो fx1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर x1। और fx2 क्या हो जाएगा? अरे देखो x की जगह x1 हो गया तो fx1 बन गया। अब x की जगह क्या रख देंगे? x2। x की जगह क्या लिख देंगे? x2, तो क्या बन जाएगा? fx2। तो fx2 क्या बनेगा? e की पावर x2। अब हम लोग क्या करें? fx1 को fx2 के बराबर कर दें। fx1 को fx2 के बराबर कर दें तो आंसर भी x1 बराबर x2 आना चाहिए। देखिए तो fx1 की जगह क्या लिखेंगे? e की पावर x1, fx2 की जगह e की पावर x2। अब इससे देखिएगा, गौर से देखिएगा, e इधर है, इधर भी e है, दोनों का बेस समान है,
दोनों का बेस क्या, देखो ये अपने आप लगाने के लिए कर रहा है, एकाएकी को ऐसे ही लगाते हैं। fx1 को fx2, पहले fx1 ले लो फिर fx2। अब आपके दो fx1 कैसे लिया गया, अरे भैया जो फलन fx है उसमें x की जगह x1 लिख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 लिख दो तो fx1 बन गया। जो फलन fx है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 लिख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 लिख दो तो fx2 बन गया। अब fx1 को fx2 के क्या कर दो, बराबर कर दो। fx1 को fx2 के बराबर कर दो तो आंसर भी क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2। तो fx1 को fx2 के बराबर कर दिया, fx1 की वैल्यू e की पावर x1, fx2 की वैल्यू e की पावर x2। देखिए बेस दोनों का सेम है, तुलना हो जाएगी, घातों की तुलना हो जाएगी। इधर बेस में क्या है, e है, इधर भी बेस में क्या है, e है, तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो घातों की तुलना कैसे होगी, पावर्स की तुलना, इधर पावर कितनी है x1 और इधर पावर कितनी है x2, तो लिखेंगे अतः फलन एकाएकी है। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, दूसरा वाला समझिएगा। हमने क्या बताया, इसीलिए भी आपको क्वेश्चन दिखाए थे वीडियो में। दूसरा वाला है, यदि कोई फलन सिद्ध कीजिए, फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि n मतलब ये देखो डोमेन n है, n मतलब नेचुरल नंबर, और ये कोडोमेन, सैडोमेन बोल सकते हैं, ये भी नेचुरल नंबर। फिर आपसे कोई पूछे परास कहाँ गया, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको परास कह बैठे तो आप मानिएगा नहीं। हाँ, परास कोडोमेन के बराबर तो हो सकती है, लेकिन इसको परास नहीं कह सकते। हमने क्या बताया, कोडोमेन के अंदर वो अवयव जो प्रतिबिंब होते हैं वो परास होते हैं। कोडोमेन के अंदर के वो अवयव जो प्रतिबिंब होंगे वो परास होंगे। इस प्रकार परिभाषित है कि fx किसके बराबर है, 2x के। तो कहा गया है सिद्ध कीजिए, कितना पूछा गया, 2000, 2003, 2007, 2009, 2012, 2014, 2015, 2019 एकाएकी अंताक्षेपी सिद्ध करना है। देखिए एकाएकी अंताक्षेपी, ये n है और ये भी n है। n मतलब कुछ समझते हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से डैश डैश नेचुरल नंबर। इधर भी ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ऐसे बढ़ती नहीं जाएंगी, डैश डैश डैश। n में थोड़ा सा कह सकते हैं इस तरीके से। तो पहले इसको एकाएकी सिद्ध करना है। देखो तो एकाएकी के लिए तो यही चीज़ लगा दी जाए। देखो fx कितना है, 2x, तो fx1 निकाल दो, fx1 क्या बन जाएगा, 2x1 बन जाएगा, 2x1। fx2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x2 बन जाएगा। fx2 क्या बन जाएगा, देखिए 2x2 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, fx1 को fx2 के बराबर करिए, fx1 को fx2 के बराबर करिए। तो fx1 यहाँ पर कितना है, देखो 2x1, fx2 कितना है 2x2। तो जब बराबर करेंगे तो आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, x1 बराबर x2। तो फलन कैसा हुआ, एकाएकी है। यहाँ से कितना हुआ, एकाएकी फलन है, अभी अंताक्षेपी नहीं सिद्ध हुआ, एकाएकी फलन है। देखिए फलन कैसा हुआ बताइए, एकाएकी फलन कैसा हो गया जा करके। एक मिनट, माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए तो फलन एकाएकी हो गया जा करके, एकाएकी हुआ। इसको ऐसे भी कह सकते थे, एकाएकी दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, या फिर ऐसे आप कह देते, जैसे मान लो fx बराबर कितना है, 2x है, तो x की जगह कोई वैल्यू रख दो इससे। जैसे मान लो आपने x की जगह 1 ले लिया, ऐसे भी लगा सकते थे, x की जगह 1 ले लिया तो यहाँ पर 1 रखो, कितना आएगा 2, या x की जगह मान लो 2 ले लो तो कितना आएगा 4। देखो यहाँ पर ऐसे देखिए, जो f1 है वो f2 के बराबर नहीं है, जो f1 है वो f2 के बराबर नहीं है, जो f1 है वो f2 के, f1 है जो क्यों, क्योंकि f1 की वैल्यू 2 है, f2 ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों समझाए दे रहे हैं। f1 की वैल्यू 2 है और f2 की वैल्यू 4 है, तो आप ये भी तो देख रहे हो कि 1 भी 2 के बराबर नहीं है।
ये 1b, क्योंकि आपको बताया गया था एक एकी में ऐसे देखो कि अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो फिर जो x1 है वो भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो फिर जो x1 है वो भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो x1 है वो भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जैसे 1 है क्यों लिया, क्योंकि ये 1 ले लिया। अब जब 1 यहाँ रखोगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ रखोगे तो 4 आएगा। अब देखिए तो f1 जो है f2 के बराबर नहीं है तो 1b 2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हुआ बताओ। तो ये वाली कंडीशन मैच करके तो एक ही नहीं, चाहे इससे लगाओ चाहे इससे। अंताक्षेपी के लिए थोड़ा समझिए, अंताक्षेपी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तब अंताक्षेपी समझा दें। अब देखिए अंताक्षेपी के लिए यहाँ से ऐसे देखिए, अंताक्षेपी के लिए क्या होता है, जैसे मान लो 1 मिनट समझना, x की वैल्यू आपने यहाँ पर 1 ले ली तो कितना आएगा 2, x की वैल्यू आपने 2 ले ली तो कितना आएगा 4, x की वैल्यू आपने 3 ले ली तो कितना आएगा 6, x की वैल्यू आपने 4 ले ली तो कितना आएगा देखो 8। मतलब जो 1 है इसका प्रतिबिंब कितना आया 2 आया, जो 2 है इसका प्रतिबिंब कितना आया 4 आया, जो 3 है इसका प्रतिबिंब कितना आया 6 आया, जो 4 है इसका प्रतिबिंब कितना आया देखिए 8 आया। तो आप देख रहे होंगे कि इधर अवयव छूटते हुए चले जा रहे हैं, कुछ छूट रहे कि नहीं छूट रहे, और आपको बताया गया था अगर इधर वाले में कुछ छूटे तो अंताक्षेपी और ना छूटे तो एकाएकी। देखिए तो यहाँ पर कौन छूट रहा है 1 3 5, ये किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। आपको तो यही क्यों लिए गए, क्योंकि जो फलन है वो n से n पर परिभाषित है। तो 1 2, 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10 आएगा, लेकिन ये जो 1 3 5 7 ये किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो इधर मतलब छूटता चला जा रहा है, तो अगर इधर छूटता चला जा रहा है तो अंताक्षेपी और ना छूटता तो आच्छादक, ना छूटता तो आच्छादक। तो यहाँ पर देखो ऐसे कह सकते हैं, देखिए डोमेन कितना हुआ, अगर आपसे देखा जाए तो डोमेन में तो यही आएगा 1 2 3 4 ऐसे, मतलब डोमेन में क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। और अगर देखिए डोमेन से उसे कोई मतलब नहीं था, कोडोमेन कह सकते हो इसको, देखो कोडोमेन तो कोडोमेन तो यही आएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि पूरा समुच्चय ही कोडोमेन होता है, पूरा समुच्चय ही क्या होता है कोडोमेन। हमने क्या बताया पूरा समुच्चय ही कोडोमेन होता है, और जो जो अवयव प्रतिबिंब होते हैं वो परास होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे परास कौन होगा, जो जो अवयव प्रतिबिंब है वही परास होंगे, जो जो अवयव प्रतिबिंब है वही परास होंगे। तो प्रतिबिंब कौन है, देखो ये 2 प्रतिबिंब है, और कौन है 4 है। प्रतिबिंब कौन कौन से हैं देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, 4 है 6 है 8 है, ये अवयव प्रतिबिंब होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो परिभाषा लिखवाई थी, जो परास है ना वो प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट, ये परिभाषा में लिखवाया था। परिभाषा से जा करके आप देखिए, डिफिनीशन से देखिए, प्रॉपर सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं उचित उप समुच्चय। मतलब परास वाले सब किसमें है कोडोमेन में, कोडोमेन में कम से कम एक आध एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए। तो देखिए तो परास वाले अभी और सब कोडोमेन में 2 4 6 8 ये सब इसमें है कोडोमेन में, और कोडोमेन में एक्स्ट्रा भी है। कौन एक्स्ट्रा है 1 3 5 7 9 ये सब एक्स्ट्रा भी हैं। तो कैसा हुआ, तो जब परास वाले कोडोमेन के बराबर हो जाए तो आच्छादक होता है, जब परास कोडोमेन के बराबर हो जाए तो आच्छादक होता है। लेकिन अगर परास उचित उप समुच्चय इसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, अगर परास उचित उप समुच्चय है कोडोमेन का तो अंताक्षेपी होता है। उचित उप समुच्चय का मतलब भी बता दिया कि परास वाले सब कोडोमेन में होंगे, मतलब इधर वाले सब इसमें हों और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होने चाहिए, चाहे एक का एक्स्ट्रा हो, चाहे एक ही एक्स्ट्रा हो, चाहे एक अवयव एक्स्ट्रा हो। तो देखिए तो परास वाले सब किसमें है कोडोमेन में, कोडोमेन में एक्स्ट्रा भी हैं। तो आप अच्छा ऐसे देख लो कि इधर कोई ना कोई छूट भी रहा है, अगर इधर कोई ना छूटे तो आच्छादक और छूटे तो अंताक्षेपी। तो एक ही तो लिख ही दिया था, अब लिख दोगे कि फलन कैसा है अंताक्षेपी, तो पूरा मिला के लिख दोगे इस प्रकार फलन एकाएकी और अंताक्षेपी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब आपको लगा मेहनत करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।